देखिए हम बीजाणु जनन देख रहे थे, कुछ परिभाषा आपको बताने वाले। देखिए बीजाणु जनन क्या है, ये लास्ट आपका बच गया था बीजाणु जनन। अभी भी दो चीज़ें हैं। देखिए बीजाणु जनन क्या है, किसी जनक पर एक विशेष कलिका का निर्माण हो, विशेष संरचना या कलिका जो भी समझ लीजिए आपको अकॉर्डिंग, एक संरचना का निर्माण हो। और ये जो विशेष कलिका है इसकी खास बात है, ये परिस्थिति में भी जीवित रह सकती है, जीवित रह लेती है। यानी अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल, यानी कहने का मतलब प्रतिकूल, क्या करिएगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह लेते हैं। परिस्थिति में भी, यानी कि जैसे कि अगर बोल दिया जाए, यानी कोई एक प्लांट है, उस प्लांट पर क्या है, किसी जनक पर एक विशेष संरचना, ठीक, किसी जनक पर एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाए और उस संरचना की दो खास बातें हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रह लेती है। अब अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक नया जीव बना सकती, एक नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी जो बीजाणु जनन है, वो जो संरचना बन रही है उस संरचना का नाम क्या है, बीजाणु। उस संरचना का नाम क्या है, बीजाणु, उसको हम बोलते हैं। यानी कोई एक, ध्यान समझिएगा, कोई एक पर्सन है, कोई एक जीव है, इस पर क्या हुआ, एक विशेष प्रकार की संरचना बन गई। मैंने मान लिया इस भाग पर एक विशेष प्रकार की संरचना बन गई। अब इस संरचना क्या करेगी, इसकी दो खास बातें हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी रह लेगी। यानी कि ये प्लांट अगर ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ अगर मर जाएगा, पर इसके अंदर खास बातें ये हैं कि प्रतिकूल मतलब इसको पोषण मिले या ना मिले फिर भी ये जीवित रहेगी। अनुकूल परिस्थिति जैसे मिलेगा इसे, जैसे वाटर या कोई नमी चीज़ या कोई भी चीज़ या किसी अन्य शरीर के कोई, मतलब कि कोई शरीर भी इसको मिल गया तो मतलब कुछ भी समझ लीजिएगा आप। यानी जैसे इसको क्या मिल जाएगा, पोषणीय पदार्थ मिल जाएगा या एक नया जीव बना देगा जो जनक के समान होगा। ये बातें अब देखिएगा, इसका उदाहरण क्या है, ध्यान से परिभाषा लिख लीजिए। किसी भी जीव पर एक विशेष संरचना का निर्माण होता है और उस संरचना से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है जो जनक के समान होता है। इसकी दो खास बातें याद रखिएगा, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह लेंगे, अनुकूल परिस्थिति मिलते ही एक नया जीव बना सकते हैं। यानी एक नया जीव बनाने के अंदर, एक नया जीव बनाने की क्षमता इसके अंदर होती है बीजाणु में। तो आइएगा, तो बन जाएगा बीजाणु जनन आपका। तो आइएगा देखते हैं इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है देखते हैं। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो एक शैवाल है, जो एक शैवाल है, पादप जगत में आता है और एकल कोशिकीय है। कैसा है, एकल कोशिकीय है। यानी क्लेमाइडोमोनास है ये, और इसमें क्या होने वाले हैं, विशेष प्रकार की क्या बनने वाली हैं, संरचना बनने वाली है। ये विशेष प्रकार क्या है, संरचना है। ये संरचना आपको सुतरी वाला बम नहीं दिख रहा है, सुतरी वाला बम नहीं, ये क्या है, संरचना है जिससे ये क्या कर, देखिए ध्यान, मान चलो ये पहले ऐसे था, ये पहले मान चलो ऐसे था, अब इसके अंदर ये बीजाणु बनने लगे, ये बीजाणु बनने लगे। जब ये बीजाणु थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, जब ये वृद्धि करेंगे तो क्या ये फट जाएगा, जब फट जाएगा तो ये बीजाणु क्या हो जाएंगे, गति करेंगे। यानी जो इनकी ये दिख रही है फ्लैजला है, ये जो दिख रहा है आपको ये फ्लैजला है, समझ रहे हो कि नहीं बात को। यानी कि बीजाणु भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक चल बीजाणु एक अचल बीजाणु। यानी चल बीजाणु का उदाहरण क्या है, क्लेमाइडोमोनास। यानी कि ये बीजाणु चलायमान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। यानी कि वाटर में गिर गए या वाटर के बगल में कहीं नमी क्षेत्र पर तो चल सकते हैं। यानी कि ये फ्लैजला के द्वारा ये गति कर सकते हैं। याद, अब देखिएगा ये समझे कि नहीं बात को। ये था आपका सिंपल सा था, ये बातें आपको समझ में आ गई। यानी क्लेमाइडोमोनास और एक है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ये दो उदाहरण इसका भी हो गया। लेकिन ध्यान समझिएगा, आपको कुछ बताना चीज़ें, बातें अति आवश्यक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकते हैं या अन्य परीक्षा में भी पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखना होगा। क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम बीजाणु जनन के उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास चल बीजाणु के उदाहरण है, पेनिसिलियम अचल बीजाणु के उदाहरण है। ये आप समझे कि नहीं, लिख लीजिएगा। चलिए लिखिएगा। अब देखिएगा अगला चीज़,
चलिए देखिएगा अगला चीज़, जो बीजाणु है इसकी दो खास बातें आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा ये दो तरीक़ा से हो सकता है, एक चल बीजाणु, ओ पानी लग गया यार बाबू, रुको 1 मिनट। देखिए ध्यान समझिएगा, जो बीजाणु है कितने प्रकार का, दो तरीक़े से हो सकता है। इस साइड समझिएगा क्या है, एक चल बीजाणु और एक क्या है, अचल बीजाणु। यानी ये चल बीजाणु है, इसका उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, जो एक शैवाल ही है पर कैसा है, एकल कोश की है। शैवाल है पर शैवाल में मत रखिएगा, एक मतलब है कि जो पादप जगत में है एकल कोश के जीव है, क्लेमाइडोमोनास। याद रखिएगा चल बीजाणु, इसका उदाहरण आपको बताए कौन सा, पेनिसिलियम। सर्वप्रथम इससे क्या खोजी गई, सर्वप्रथम प्रतिजैविक बनाई गई, प्रतिजैविक बनाई गई। यानी अचल बीजाणु का उदाहरण क्या है, पेनिसिलियम। इससे मतलब एक प्रकार की ये जाति है, इसमें बहुत सारे जीव हैं। पेनिसिलियम एक क्या है, जाति है। इसके देखिए ध्यान समझिएगा, पेनिसिलियम सबसे प्रथम क्या बनाई गई, प्रतिजैविक बनाई गई। कौन बनाया, अलेक्जेंडर। कब बनाए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब बनाए थे, द्वितीय युद्ध। क्या उपचार के लिए, कपास ना था, घाव भरने के लिए, यानी घाव पर मरहम पट्टी लगाने के लिए, उसको लेप लगाने के लिए, कुछ भी उस पर कोई कीड़ा नहीं, कपास के माध्यम पर उसको उपयोग में लिया गया। जब उसको उपयोग में लिया गया, देखा गया कुछ यार अलग ही प्रकार का है, जल्दी कर दे रहा है भाई साहब, देखा गया तो अलेक्जेंडर तो गलती से हो गया था, ये कैसे हुआ था, गलती से, लेकिन हुआ तो हुआ। लेकिन खोजी किससे गई, बनाई किससे गई, देखा गया कुछ ना कुछ तो इसके अंदर, इस प्लांट या इस पौधे या इस पेनिसिलियम में कुछ ना कुछ प्रकार की है जो क्या कर रहा है, रोधकता को मार दे रहा है। तो इससे कौन से, मतलब अगर पूछा था कि सबसे प्रथम प्रतिजैविक खोजी गई और किससे खोजी गई, तो पेनिसिलियम से खोजी। किससे खोजी गई, पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम भी कौन सी जात, कौन सी थी, पेनिसिलियम नोटेटम कौन सी प्रजाति थी, पेनिसिलियम नोटेटम प्रजाति पर खोजी गई। याद रखिएगा अचल बीजाणु का उदाहरण है। आई होप इतना आप समझे होंगे। ये था आपको कुछ मतलब पेनिसिलियम सबसे प्रथम प्रतिजैविक खोजी गई, कौन खोजा, अलेक्जेंडर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कपास के माध्यम में यूज में लिया गया था और कुछ देखा गया, इसकी खास बातें थी। पेनिसिलियम नोटेटम से ये खोजा गया प्रतिजैविक सर्वप्रथम, बस ये आपको याद रखना चाहिए बस। अब अगला देखिएगा क्या था आपका, अगला देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब अगला देखने वाले देखिए, जल्दी ख़त्म करें भाई, बहुत समय हो गया है, वीडियो बार बार कट हो जा रहा है, माफ़ करिएगा। और अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो भैया तो मेहंदी न लगी हो तो आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे हमें भी थोड़ा देखिए पढ़ाने का उत्साह बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे कुछ हो नहीं पाएगा। अब देखिएगा क्या, कायिक जनन। क्या देखने वाले हैं, कायिक जनन। भाई चालू है, चलता है। देखिएगा क्या देखने वाले हैं, कायिक जनन। अब कायिक जनन में भी देखा जाएगा, देखिए एक किससे संबंधित है, पादप, यानी कि पादप कैसे होते हैं, बहुकोश की। तो इसमें कई प्रकार के जननीय भाग पाए जाते हैं। यानी कायिक जनन में क्या है, कायिक जननीय भाग, जैसे कि तना, पुष्प, पत्ती, मूल, ये सब क्या है, जननीय भाग। मतलब एक तना से एक संपूर्ण जीव बन सकता है, एक पुष्प से एक संपूर्ण जीव बन सकता है, एक पत्ती से एक संपूर्ण जीव बन सकता है, एक मूल से एक संपूर्ण जीव बन सकता है। यानी मूल का लिख लीजिएगा शकरकंद, पत्ती का ब्रायोफिल्म,
ब्रायोफिल्म। पुष्प तो जानते हो भैया, पुष्प के अंदर परागकोश कहीं ना कहीं ये करने वाले, ये करने आपको मिलेगा आगे, तो ये आपको आगे मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। तना यानी तना आगे चल के क्या शाखा का निर्माण करता है, तो ये भी शाखा भी रख लीजिएगा, यानी कहीं ना कहीं एक तना से, जैसे कि आलू, क्या ले लिए, आलू एक तना है। इस आलू में देखा कि आपको अखुआ लगता है ना, अखुआ निकला रहते हैं इसे अखुए, तो इसे बीच बीच सब करेंगे, तो इनसे भी क्या एक नया जीव बन सकता है। ये था आपका पूरा चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज। पुनरुद्र भवन आपको समझ लेना, आप समझ लीजिएगा। पुनरुद्र भवन का मतलब ऐसा होता है जैसे कोई की चीज़ मेरा ये कट गया, ये पुनः फिर से आ गया, यानी ये था, ध्यान समझिएगा, ये कोई चीज़ें हैं, ध्यान से क्या बताएं, जैसे कि मान चलो कोई प्लांट है, उसका कोई भी भाग कट गया और वह पुनः अपने भाग को स्वतः निर्माण कर लिया, तो क्या है पुनरुद्र भवन। तो सबसे ज़्यादा पुनरुद्र भवन कहाँ देखी गई, पुनर्जन्म या पुनरुद्र भवन, पुनरुद्र भवन। तो ये शब्द का मतलब समझिएगा, दोनों एक ही शब्द है। तो सबसे ज़्यादा कौन से जीव में देखी गई थी, प्लानेरिया। किसमें देखी गई थी, प्लानेरिया। पुनरुद्र भवन की क्षमता सर्वाधिक है, याद रखना, पुनरुद्र भवन की क्षमता सर्वाधिक है किसमें, प्लानेरिया। और अगर हम अपने शरीर में बात करें, शरीर में, मानव शरीर में, इसमें मानव के शरीर में कौन सा है, मानव के शरीर में कौन सा पार्ट है, मानव के शरीर में कौन सा पार्ट है, आपका यकृत। पुनरुद्र भवन की क्षमता में सर्वाधिक है। सबसे कम क्या है, तंत्रिका। सबसे कम क्या है, तंत्रिका, यानी कि ब्रेन में पुनरुद्र भवन की क्षमता बहुत कम है। ब्रेन याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा यकृत में, हमारे शरीर में यकृत में है, सबसे ज़्यादा पुनरुद्र भवन की क्षमता होती है, यानी कि उसको कुछ भी लग जाएगा तो तुरंत ठीक कर लेगा। और मानव शरीर तो आपका एक जंतु था, ये प्लानेरिया में सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। पुनरुद्र भवन का मतलब कटे हुए भाग से या कोई जीव बन गया, अगर कोई जीव बन गया तो सबको उठा लाओ भाई। अलैंगिक जनन जितने मतलब कि विखंडी जनन जितने भी सब इस किस में आ जाएंगे, पुनरुद्र भवन में सब आ जाएंगे, यानी कि उससे अगर कोई नया जीव बन जा रहा तो आ जाएंगे। लेकिन अगर नया जीव नहीं बन रहा है, वो अपने शाखों को या अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर ले रहा है, तो भी यही रहेगा। यानी दो तरीके से हो गया, ये दो तरीका से हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, तो संपूर्ण जीव बन सकता है या संपूर्ण जीव नहीं बनेगा, या कटा हुआ भाग पुनः वापस आ जाएगा। अगर संपूर्ण जीव बन जा रहा है तो आप क्या ले लीजिएगा, विखंडी जन जितने भी प्रकार के थे, जिससे कोशिका क्या कर रही थी, एक कोशिका थी या बहुकोशिका थी, अपने शरीरों को, अपने भागों को तोड़ कर नए नए जीवों को उत्पन्न कर रही थी, सब इसमें आ जाएंगे। बस यही था आपका सिंपल सा कायिक जनन। और हमने आज खत्म किया क्या, अलैंगिक जनन आपका खत्म हो गया है, याद रखिएगा। अलैंगिक जनन हमने पढ़ चुके हैं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, लैंगिक को पढ़ने वाले। तो लैंगिक को पढ़ने से पहले आपको हम ये बता दे रहे हैं, सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, पुष्प को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में। आप लगे रहिएगा, कल पढ़िएगा, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये तो आपके थे, याद रखिएगा। हर एक वनडे एग्जाम कोई भी चीज़ हो, हर एक वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ाई कर सकता है, जो नहीं कर रहा है वो भी नहीं। बाकी हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इन सब की बायोलॉजी पढ़ाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ये नहीं कर सकते कि कोई भी एग्ज़ाम को हम क्रैक करवा देंगे, पर हाँ हर एक एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना होगी। हम आपको वो चीज़ यहाँ से बता देंगे, याद रखिएगा। वो चाहे नीट हो, नीट का भी आपको तैयारी करवाने वाले हैं। नीट हो गया, जैसे नीट देखा जाता है बायोलॉजी में सर्वाधिक मायने रख, लेकिन नीट भी कुछ मायने नहीं होता। नीट भी कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, नीट भी आप कर सकते हैं, बस आपको सही से स्टडी करना होगा बस। क्योंकि पहले का जो नीट था वो बहुत खतरनाक था, आज का नीट बहुत खतरनाक नहीं, बस शब्द खतरनाक हैं बस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। इस कारण एक निर्धारित बुक को निर्धारित कर दी गई, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो एनसीईआरटी ही बेस पर हम सबको चीज़ें बताते चले जाएंगे। एनसीईआरटी का एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा, आपका नीट क्रैक हो जाएगा। लेकिन एक शब्द, लेकिन याद रखिएगा शब्द का तरीका अलग होता है, वहाँ पे पूछने का तरीका अलग हो जाए, कथन और निष्कर्ष के आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा वनडे एग्जाम पर बैठना होगा एक बार, तभी आपको समझ में आएगा कैसे होगा क्रैक। नहीं आप किसी भी चैनल से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, हम भी आपको पढ़ा सकते हैं, पर आप किसी और भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी समस्या अगर हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा, बाकी बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी लगे रहिए, आपको मेहनत करना ज़रूरी है, बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है। तो समझ रहे हैं पढ़ाई आज कितना इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो नीट से ही क्वेश्चन, मतलब कि नीट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा, ये आप जीवन का आखिरी शब्द समझ लीजिएगा, एनसीईआरटी, यानी इसी से बनेगा। आप 1 साल मेहनत कर लीजिएगा। यानी आप कोई भी बालक, अगर आप 11 में हैं, 10 में हैं, या आप 12 में हैं, ठीक है,
9 में भी हैं। यदि आपका रुचि क्या है, बायोलॉजी से रहना, आपका डॉक्टर बनने की रुचि है, यानी कि 9, 10, 11, 12 से आपके अंदर रुचि है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मान चलो आप 10 तो कर लिए, 10 करने के बाद आप मैथ से हो गए तो आंकड़ा अलग होगा, ठीक है। लेकिन आप बायोलॉजी से ही हैं तो आप सीधा सीधा 11 में अगर आप चले गए हैं तो 11 से ही आप क्या करिएगा, ये सोच के चलिएगा मुझे कि एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, नीट, और नीट का क्रैक करिए। अगर नीट क्रैक भी नहीं हो रहा है तो भी आप अन एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो स्कूल लेता है एग्ज़ाम आपके एडमिशन के लिए, तो आप अभी आप कर सकते हैं। यानी कि आप अगर 11 में हैं तो आप 11 की जो पढ़ाई होती है वो नीट के हिसाब से कर सकते हैं। यानी नीट वाले बैच को आप ले लीजिए, उससे पढ़ाई करेंगे तो आपका 11, 12 आसानी से हो जाएगा और साथ में आपकी नीट की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे समझाने में समस्या ना हो और पढ़ाने में मेरा लय बढ़ जाए, बस इतना ही चाहेंगे। बाकी भाई साहब थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम जा रहे हैं।